हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास टेंथर। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप ये देख रहे होंगे कि क्लास नाइन्थ में जिस तरह से हिस्ट्री था, उसी तरह का हिस्ट्री आपको क्लास टेंथ में भी पढ़ने को मिल रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी तक आपका पीछा छोड़ा नहीं है। और क्लास टेंथ का भी हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये भी चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इस चैप्टर को आप बारीकी से नहीं पढ़ते हो, बारीकी से चीज़ों को नहीं समझते हो, तो ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला नहीं है। सिविक्स तो समझ लोगे, सिविक्स इजली समझ लोगे, जियोग्राफी भी इजली समझ लोगे। इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत माइंड यूज करना पड़ेगा, तो वो भी समझ में आ ही जाएगा। लेकिन हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि ये चैप्टर भी बताया ही अभी कि चैप्टर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और बारीकी से चीज़ों को समझेंगे, सारे एस्पेक्ट को समझेंगे, तब एक बेहतर अप्रोच जो है हिस्ट्री चैप्टर 1 का बन सकता है। आप याद कीजिए कि क्लास नाइन्थ में भी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे कि वाई शुड वी स्टडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ना चाहिए, है ना? वाई शुड वी स्टडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हम लोगों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों पढ़ना चाहिए। और कई सारे रीजन वहाँ पर डिस्क्राइब किए थे, बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है एक लैंडमार्क इवेंट है पूरे वर्ल्ड का। ये लैंडमार्क इवेंट क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे दुनिया की दशा और दिशा को चेंज कर दिया। व्हाट आई एम सेइंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे दुनिया की दशा और दिशा को चेंज कर दिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज चेंज द पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड। कैसे चेंज किया? तो देखिए, वहाँ से कई सारे ऐसे चीज़ निकले जो अभी मॉडर्न पॉलिटी, इकोनॉमिक और सोसाइटी का पार्ट बना हुआ है, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। प्रेजेंट समय में आपके कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक कोर प्रिंसिपल है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किसके प्रिंसिपल पर? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके, देन इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड राइट्स हो गए। डेमोक्रेसी जिसके बारे में सिविक चैप्टर 1 में भी आप पढ़ रहे थे। डेमोक्रेसी का भी जो है इमरजेंस यहीं से हुआ है, डेमोक्रेसी का भी ओरिजिन यहीं से हुआ है। फंडामेंटल राइट्स भी आप लोग पढ़े थे क्लास नाइन्थ के सिविक्स में, जो लास्ट चैप्टर था। तो अधिकारों की शुरुआत भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हुआ था। तो आप देख रहे हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे पूरे वर्ल्ड को जो है वो प्रभावित कर रहा है। देन सोशलिज्म की बात कर लिया जाए, हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर था, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, तो इसका भी ओरिजिन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है। सेकुलरिज्म हो गया कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, भारत किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करता है। देन नेशनलिज्म हो गया। ये नेशनलिज्म, ये भी क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही क्या है? आउटकम है। दिस इज ऑल्सो द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस एस्पेक्ट को अभी तक डिस्कस नहीं किया गया है, वो डिस्कस अब किया जाएगा। नेशनलिज्म का ओरिजिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही हुआ है। और आप याद कीजिए, या भी जाइए देखिए, हिस्ट्री क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो नेशनलिज्म निकला, वो नेशनलिज्म कैसे पहले यूरोप को प्रभावित किया, और यूरोप को प्रभावित करने के बाद फिर कैसे वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित किया। तो नेशनलिज्म वाले एस्पेक्ट को यहाँ पर हिस्ट्री चैप्टर 1 के थ्रू डिस्कस किया गया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। नेशनलिज्म की अगर बात कर लिया जाए तो नेशनलिज्म इट इज अ फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। इट इज अ फीलिंग ऑफ कॉमन आइडेंटिटी।
जब किसी राज्य या किसी देश में रहने वाले सभी लोगों के बीच जब फीलिंग कॉमन आइडेंटिटी की हो जाए, तब उस फीलिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। हिंदी इसका राष्ट्रवाद होता है। अब बताओ कि भारत देश में रहने वाले तमाम जो लोग हैं, उन लोगों का क्या मानना है कि हम लोग एक हैं। हमारी सिटीजन्स क्या है, हमारी सिटीजनशिप क्या है, इंडियन सिटीजनशिप है। तो जो नेशनलिज्म वाला जो एस्पेक्ट है यहाँ पर डील किया गया है और चैप्टर की शुरुआत होती है। चैप्टर की शुरुआत में फ्रेडरिक सारिउ जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, फ्रेडरिक सारिउ के प्रिंट की चर्चा की जाती है। और फ्रेडरिक सारिउ की प्रिंट में फ्रेडरिक सारिउ यही बताते हैं कि कैसे नेशनलिज्म जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला है वो पूरे वर्ल्ड को चेंज किया और आगे आने वाले समय में कैसे और चेंज करेगा। चलो चैप्टर की जो शुरुआत है, क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर की शुरुआत एक फिगर से हो रही है और इस फिगर के बारे में क्या बोला गया कि द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सारिउ इन 1848। ये जो फिगर है, ये फिगर किनके द्वारा बनाया गया है, फ्रेडरिक सारिउ के द्वारा बनाया गया है। और फ्रेडरिक सारिउ एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, ठीक है। फ्रेडरिक सारिउ जो कि क्या है, एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ये बहुत अच्छे फ्रेंच आर्टिस्ट है। इनके पास जो है से कि पॉलिटी, इकोनॉमिक और सोसाइटी की अच्छी खासी नॉलेज है, जिस नॉलेज को इस फिगर के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। इस फिगर को अगर एक बार आप देखते हो तो आप ये देखते हो कि यहाँ पर एक स्टैचू है, यहाँ पर क्या है, एक स्टैचू है और स्टैचू के जस्ट ठीक सामने एक लंबी कतार लगा हुआ है। देखो एक लंबी कतार लगा हुआ है, लोगों का एक लंबी कतार लगा हुआ है, लंबी लाइन लगा हुआ है। या दिस इज द लॉन्ग क्यू, एक बहुत लंबी लाइन लगा हुआ है लोगों का। फिर आप क्या देखते हो ऊपर में कि जीसस क्राइस्ट है। जीसस क्राइस्ट के बगल में जो है से कि एंजल्स हैं, परियां हैं, बहुत सारे साधु संत भी यहाँ दिखाए गए हैं, ये भी परियां हैं। ओके, और फिर क्या देखते हो कि इस फिगर के जस्ट फोरग्राउंड वाले रीजन में, निचले वाले पोर्शन में देखते हो कि कचरा का ढेर लगा हुआ है। कचरा का क्या लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। इस फिगर को थोड़ा बहुत दिमाग में रखिए, आगे इसको डिस्क्राइब करेंगे। जो चीज़ें अभी बताए उसको थोड़ा दिमाग में रखिए, आगे इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेडरिक सारिउ यूटोपियन विजन। फ्रेडरिक सारिउ का क्या है, एक यूटोपियन विजन है। यूटोपियन का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। यूटोपियन का मतलब होता है इमेजिनरी। फ्रेडरिक सारिउ अपने विजन को इमेजिन कर रहे हैं। फ्रेडरिक सारिउ जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट है, वो अपने विजन को क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। कैसे इमेजिन कर रहे हैं, तो देखिए बोला गया कि 1848 में फ्रेडरिक सारिउ, दैट्स अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 print visualizing his dream of world made up of democratic and social republic। फ्रेडरिक सारिउ जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, वो क्या करते हैं 1848 में प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट के सीरीज को प्रिपेयर करते हैं और इस प्रिंट के थ्रू पूरे वर्ल्ड को विजुअलाइज कर रहे हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा वर्ल्ड में आपको क्या देखने को मिल रहा है, डेमोक्रेसी देखने को मिल रहा है। और इस वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उस सारे देश में क्या है, सोशल रिपब्लिक है। वो पूरे वर्ल्ड को डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक के थ्रू इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। ओके, 4 प्रिंट ऑफ सीरीज में। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा किया गया है वो चर्चा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रिंट की ही चर्चा की गई है। लाइक हियर इट इज सेडेड कि फर्स्ट प्रिंट शोज दैट कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। यहाँ फर्स्ट प्रिंट जो कि यहाँ पर दिखाया गया,
फर्स्ट प्रिंट दिखा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं एक लंबी कतार में लगे हुए हैं। मार्चिंग इन लॉन्ग ट्रेन का मतलब होता है कि लंबी कतार में लगना, ठीक है। ऑफरिंग रेस्पेक्ट टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू है उस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, रेस्पेक्ट ऑफर कर रहे हैं। रेस्पेक्ट ऑफर करते हुए उस स्टैचू के पास से क्रॉस कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। 1848 में फ्रेडरिक सारियू 4 प्रिंट ऑफ सीरीज को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें वर्ल्ड को विजुअलाइज करें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के रूप में, जिसमें फर्स्ट प्रिंट क्या दिखा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं एक लंबी कतार में लगे हुए हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट ऑफर कर रहे हैं। ओके, अब उस स्टैचू के बारे में बोला गया कि स्टैचू बियर द टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अनदर वन। उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट, एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ इनलाइटनमेंट। टॉर्च है, टॉर्च किसका है, इनलाइटनमेंट का टॉर्च है। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है किसी को ज्ञान देना, किसी को प्रकाशित करना, अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाना। मतलब आप उस स्टैचू के पास से क्रॉस करते हो तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके साथ साथ दूसरे हाथ में क्या है, चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब आपको अधिकार भी मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। आप बस उस स्टैचू से क्रॉस कीजिए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और इसके साथ साथ आपको अधिकार भी मिल जाएंगे। हाँ, याद रखिएगा ये इमेजिनरी विजन है, ये इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना, ये रियलिटी नहीं है बल्कि इमेजिन है। ओके, देन क्या बोला गया कि इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज, जो इमेज का जो फोरग्राउंड वाला रीजन है, आगे का जो निचला हिस्सा है, वहां पर आप क्या देखते हो, लाई द सेटर्स रिमेन्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की। वहां पर जो एब्सोल्यूट मोनार्क जो पहले यूरोप में रूल किया करता था, उस एब्सोल्यूट मोनार्क को दिखाया गया कि वो चकनाचूर हो गया, वो टूटकर पूरी तरह से क्या हो चुका है, बिखर चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये चीज़ें हुई थी। पहले जो मोनार्कियल सिस्टम जो मजबूती वैसे जो राज किया करती थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वो मजबूती खत्म हो रही थी, तो इस चीज़ को भी दिखाया गया। फ्रेडरिक सारियू जो है इस चीज़ को भी दिखा रहे कि एब्सोल्यूट मोनार्क जो है अब यूरोप में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। सारा वर्ल्ड जो है वो कैसा बनने जा रहा है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बनने जा रहा है। और इस पूरे प्रोसेसन को, इस पूरे जुलूस को यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ये जो पूरी जो लंबी लाइन लगी हुई है, उस लंबी लाइन को लीड करने का काम कौन कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड आर लीडिंग द प्रोसेसन। ओके, फ्रांस हैज जस्ट रीच्ड द स्टैचू। फ्रांस अभी अभी उस स्टैचू के पास पहुंचा ही है। फ्रांस अभी अभी उस स्टैचू के पास जस्ट पहुंचा ही है, एंड सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। और फ्रांस को फॉलो कौन कर रहे हैं, फ्रांस को फॉलो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड के लोग कर रहे हैं। और इन सभी देश के लोगों को अलग अलग फ्लैग के थ्रू दिखाया गया है, अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू दिखाया गया है। ये बात जो है से कि बुक में आपको मेंशन है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें तो हो गई। उसके बाद ऊपर में आप क्या देखते हो, फ्रॉम हेवेंस, ऊपर में आप क्या देखते हो कि क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स आर लुकिंग अपॉन द सीन। ऊपर में ये देखते हो कि क्राइस्ट हो गए, ईसा मसीह हो गए, सेंट्स हो गए और एंजल्स हो गए, परियां हो गई। इस पूरे सीन को देख रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। वो लोग इस पूरे सीन को देख रहे हैं, एंड विच सिंबलाइज फ्रेटर्निटी। और जो क्या सिंबलाइज कर रहा है, फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहा है। फ्रेटर्निटी मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा को सिंबलाइज कर रहा है। फ्रॉम हेवेंस वर्क से आप ये देख रहे हो कि क्राइस्ट, सेंट्स और एंजल्स जो है इस पूरे सीन को देख रहे हैं, जो क्या सिंबलाइज कर रहा है, फ्रेटर्निटी का सिंबलाइज कर रहा है ना, ब्रदरहुड को सिंबलाइज कर रहा है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू से देख लेना है। अब एक क्वेश्चन ये है कि वाई डिड ही विजुअलाइज, जो फ्रेडरिक सारियू है वो विजुअलाइज क्यों कर रहे हैं। एक सवाल तो ये भी है, आखिर क्या उनको पागल कुत्ते ने काटा है,
क्या उनको पागल कुत्ते ने काटा है जो इस तरह से जो है ऐसे कि बहकी बातें कर रहे हैं, चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं? वाई डिड ही विजुअलाइज? वो विजुअलाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ ये बोला गया कि ड्यूरिंग 19th सेंचुरी 1848 में जो है वो 4 प्रिंट को बनाए थे, तो ये मिड ऑफ 19th सेंचुरी हो गया। तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी के शुरू से ही आप क्या देखते हो कि नेशनलिज्म ब्रॉट मेनी चेंजेस। नेशनलिज्म ने बहुत सारे बदलाव लाए इन द पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। नेशनलिज्म ने यूरोप के पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल वर्ल्ड में बहुत सारा बदलाव लाया 19th सेंचुरी में। उन बदलाव को देखते हुए वो आगे चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं, है ना। नेशनलिज्म वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट। नेशनलिज्म का रिजल्ट ये हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आउटकम था वो नेशनलिज्म भी था आउटकम, जो कि अभी कुछ देर पहले हम बताए भी, ठीक है ना। पूरे वीडियो को देखिएगा, फर्स्ट वीडियो को देखिएगा, तो उसमें इस चीज़ को डिस्क्राइब किए हैं कि आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज अ नेशनलिज्म। तो जो नेशनलिज्म है दैट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ नेशन स्टेट। नेशनलिज्म का रिजल्ट ये हुआ कि यूरोप में नेशन स्टेट बन गए इन द प्लेस ऑफ, पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर हुआ करता था, लेकिन अब क्या बन गया, नेशन स्टेट बन गया। तो उस चीज़ को देखते हुए आगे जो है वो फ्रेडरिक सारिउ विजुअलाइज कर रहे हैं कि और क्या बदलाव आ सकता है ड्यू टू नेशनलिज्म। नेशनलिज्म के कारण आगे आने वाले समय में और क्या क्या जो है ऐसे कि चेंजेस देखने को मिल सकता है। ओके, नेशनलिज्म का रिजल्ट हुआ कि नेशन स्टेट बना है। तो नेशन स्टेट क्या है और नेशनलिज्म क्या है, दोनों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया। देखिए, नेशन स्टेट वाज वन इन विच मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। नेशन स्टेट वैसे स्टेट को कहते हैं जिस स्टेट में रहने वाले मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स, ज़्यादातर जो लोग हैं, केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जिनके बीच किस तरह की आइडेंटिटी डेवलप हो जाए, कॉमन आइडेंटिटी, अदरवाइज शेयर्ड हिस्ट्री। वो मानने लगे कि हम लोगों की पहचान एक है, हम लोगों की हिस्ट्री एक है, तब उस स्टेट को आप क्या कहते हो, नेशन स्टेट कहते हो। एक बार फिर से बताते हैं, नेशन स्टेट वाज वन इन विच, नेशन स्टेट वैसे स्टेट को कहते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, उस देश में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उसका मेजॉरिटी प्रोपोर्शन, मेजॉरिटी रेशियो केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। वो डेवलप करने लगते हैं, उनके बीच एक आइडिया बन जाता है कि हमारी पहचान एक है, हमारी हिस्ट्री एक है, तब आप उस स्टेट को क्या कहते हो, नेशन स्टेट कहते हो, ठीक है ना। और नेशन स्टेट बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नेशनलिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। तो नेशनलिज्म क्या है, तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वननेस, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ वननेस, यूनिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। एक होने की जो फीलिंग है कि हम लोग एक हैं, हम लोगों का जो बिलोंगिंग है वो कलेक्टिव है, इस फीलिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। नेशनलिज्म का डिफिनेशन आप लोगों को 100% एकदम डिट्टो जो है वो जुबान पर याद होना चाहिए। और नेशनलिज्म इज द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही आउटकम है नेशनलिज्म। इसलिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जो आइडिया ऑफ नेशन है वो आइडिया ऑफ नेशन कहाँ से आया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया है। नेशन बनने की आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही नेशनलिज्म निकला है। पहले लोग जो है, लोगों के बीच फीलिंग आएगा कि हमारी पहचान एक है। किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों के बीच जब ये फीलिंग आएगा कि हमारी पहचान एक है, तो उस फीलिंग को हम लोग क्या कहेंगे, नेशनलिज्म कहेंगे। और जब उस स्टेट में आ जाएगा तो उस स्टेट को क्या कह देंगे हम लोग, नेशन स्टेट कह देंगे। चलिए, तो आज के वीडियो में इतनी ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, प्यारा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है यहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन है। इसका मतलब ये है कि नेशन की जो आइडिया है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही निकला है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज कई सारे ऐसे स्टेप ले रहे थे ताकि फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाया जाए। लाइक हियर इट इज सेड दैट कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। नेशनलिज्म का फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ओरिजिन हुआ है। और कब ओरिजिन हुआ है? 1789 में ओरिजिन हुआ है। अगर 1789 से पहले की अगर बात कर लिया जाए, बिफोर 1789 फ्रांस वाज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। फ्रांस एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था बट अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। पर वहाँ पर शासन किसका था? एब्सोल्यूट मोनार्क का शासन था। ओके उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुए दैट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन्स। उसके बाद जो पॉलिटिकल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहे हैं उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो सॉवरेनिटी है, जो पावर है, वो पावर अब मोनार्क से ट्रांसफर होकर किसके पास चला गया है? सिटीजन्स के पास चला गया है, फ्रेंच सिटीजन्स के पास चला गया है। इसके साथ साथ रिवॉल्यूशन ने इस बात की भी उद्घोषणा कर दी कि अब फ्रेंच पीपल ही डिसाइड करेंगे कि फ्रांस की डेस्टिनी क्या होगा, फ्रांस की भाग्य क्या होगा। और बिल्कुल शुरुआती दौर से कई सारे ऐसे मेजर्स और प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस कर रहे थे दैट वुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग फ्रेंच पीपल। बिल्कुल शुरुआती दौर से फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ऐसे कई सारे स्टेप लिए दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग फ्रेंच पीपल, ताकि फ्रेंच पीपल के बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बन सके, एक कॉमन आइडेंटिटी बन सके। एंड व्हाट आर दोज स्टेप? वो स्टेप क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग फ्रेंच पीपल। तो वो वेरियस मेजर्स और प्रैक्टिसेस ये है, लाइक फर्स्ट यहाँ पर ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ला पेट्रिया एंड ले सिटियोन एम्फसाइज द आइडिया ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ ला पेट्रिया एंड ले सिटियोन। ला पेट्रिया मीन्स फादरलैंड, ले सिटियोन्स मीन्स सिटीजन्स। इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया जो क्या कर रहा था? इम्पेसाइज कर रहा था। क्या इम्पेसाइज कर रहा था? यूनाइटेड कम्युनिटी के आइडिया को इम्पेसाइज कर रहा था, लोगों को एकजुट करने का काम कर रहा था। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। पहले का जो शाही झंडा था उस शाही झंडा को एक नए फ्रेंच फ्लैग से रिप्लेस कर दिया गया। बोला गया कि अब पहले वाला झंडा नहीं होगा बल्कि एक नया फ्लैग होगा और इस नए फ्लैग को अब हम लोग यूज करेंगे। ओके देन अ स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल के बारे में आपको याद होगा कि एक पॉलिटिकल बॉडी था। अब स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स। अब एक्टिव सिटीजन्स जो हैं स्टेट जनरल के मेंबर को चुनने का काम करेंगे और उसको रीनेम कर दिया गया, नया नाम दे दिया गया और नया नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। ओके देन न्यू हिम्स वेयर कंपोज। नए हिम्स को कंपोज किए गए। ओथ्स टेकन, शपथें ली गई। मार्टियर्स रिमेंबर, शहीदों को याद किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। और ये सारा चीज किसके नाम पर हो रहा था? नेशन के नाम पर हो रहा था। देन a centralized administrative system was introduced with uniform laws for all citizens within its territory। और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें यूनिफॉर्म लॉज था। सभी के लिए एक तरह के कानून थे जो लोग उस टेरिटरी में, जो लोग उस देश में रह रहे थे। ओके
A centralized administrative system was introduced with uniform laws for all citizens within its territory. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वेयर एक्सेप्टेड। जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज थे, फ्रांस के अंदर जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लग रहे थे और जो ड्यूज लग रहे थे वो सबको ख़त्म कर दिया गया और वेट और मेजर सिस्टम को क्या कर दिया गया, यूनिफॉर्म बना दिया गया कि फ्रांस में सभी जगह पर एक तरह का वेट सिस्टम होगा, एक तरह का मेजरमेंट सिस्टम होगा, अलग अलग नहीं होगा। ये हो गया स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हो गया, देन आप ये देखते हो कि रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेज एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। जो भी रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो भी अलग अलग रीजन में बोले जाने वाली जो बोली थी, डायलेक्ट्स का मतलब बोली, तो सारे बोली को डिस्करेज कर दिया गया और फ्रेंच लैंग्वेज जो पेरिस सिटी में बोला जाता था उसको मान लिया गया कि पूरे फ्रांस का क्या होगा, कॉमन लैंग्वेज होगा, नेशनल लैंग्वेज होगा। ये स्टेप लिए गए फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज के द्वारा ताकि फ्रेंच पीपल के बीच कलेक्टिव आइडेंटिटी बना सके। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI जो है ये टॉपिक है, एकदम इसको डिट्टो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज मिशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। रिवोल्यूशनरी ने डिक्लेयर किया कि हमारा मिशन है कि यूरोप के दूसरे लोगों को भी डेस्पोटिक सिस्टम से क्या करना है, लिबरेट करना है। कि ठीक है हम लोगों को आज़ादी मिल गई, ये अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा मिशन है कि यूरोप में दूसरे लोगों को भी डेस्पोटिक सिस्टम से लिबरेट करना है। एंड व्हेन द न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच डिफरेंट सिटीज इन यूरोप, और उसके बाद फ्रांस में जो इवेंट हुआ उस इवेंट का जो न्यूज़ है यूरोप के दूसरे सिटीज़ में पहुंचता है, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिंस सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। एजुकेटेड मिडिल क्लास जैकोबिन क्लब बना रहे हैं और जैकोबिन क्लब बनाकर डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं कि फ्रांस में क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से उन लोगों को इतना ज़्यादा फ्रीडम मिला हुआ है। एंड देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स prepare the way for the French armies to move into Holland, Belgium, Switzerland and Italy। और उनका जो एक्टिविटी और उनका जो कैंपेन है वो किसके लिए रास्ता बना रहा है, फ्रेंच आर्मी के लिए रास्ता बना रहा है। जब फ्रेंच आर्मी होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में प्रवेश करते हैं, फ्रेंच आर्मी के लिए हेल्पफुल रह रहा है उनके एक्टिविटी और कैंपेन। एंड फ्रेंच आर्मी कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एब्रोड। और फ्रेंच आर्मी जो है नेशनलिज्म के आइडिया को फ्रांस से बाहर निकालकर यूरोप के अलग अलग हिस्सों में एक्सपेंड कर दिया। जिस नेशनलिज्म की शुरुआत फ्रांस से हुई, फ्रेंच आर्मी क्या किया, उस आइडिया को यूरोप के अलग अलग हिस्सों में एक्सपेंड कर दिया, स्प्रेड कर दिया। ओके, देन नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है और फ्रेंच आर्मी नेपोलियन बोनापार्ट के लीडरशिप में ही काम कर रहा था। तो देन बोला गया कि नेपोलियन इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन द फ्रांस। और जो एक बड़े रीजन को एक्वायर करता है नेपोलियन बोनापार्ट वो सारे सुधार को इंट्रोड्यूस वहाँ कर देता है जो सुधार वो फ्रांस में कर चुका था। जो रिफॉर्म, जो सुधार वो पहले फ्रांस में कर चुका था, उन सारे सुधारों को उन सारे रीजन में भी इंट्रोड्यूस किया गया जिन रीजन को नेपोलियन बोनापार्ट कैप्चर करता है, एक्वायर करता है। हालांकि यहाँ पर यह बात बोला गया कि थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। हालांकि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो मोनार्क की तरफ चला गया, उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जो है फ्रांस में फिर से डेमोक्रेसी नहीं रहा, नेपोलियन बोनापार्ट फिर से मोनार्कियल सिस्टम की ओर मूव कर गया। लेकिन बोला गया कि इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड की बात कर लिया जाए, ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने बहुत सारे सुधार किए। ठीक है, ये बात है। जो नेपोलियन बोनापार्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट प्रशासनिक सुधार के लिए ही जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए ही जाना जाता है। इसलिए तो ये लाइन दिया गया कि थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, माने मोनार्क की तरफ तो रिटर्न कर गया। तो नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस। इसका मतलब ये था कि उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। लेकिन अगर प्रशासनिक सुधार की बात किया जाए तो उसने प्रशासनिक सुधार किए, चीज़ों को रेशनल और इफेक्टिव बना दिया। थिंग्स बिकम मोर रेशनल एंड इफेक्टिव। और देखिए आगे टॉपिक है, आगे टॉपिक भी क्या है, व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 कह लीजिए। नेपोलियन ने जो सुधार किए उस सुधार को हम लोग नेपोलियनिक कोड कहते हैं, अदरवाइज सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। और क्या क्या सुधार किए, तो यहाँ पर कुछ मेन फीचर्स दिए गए हैं। लाइक इट रिमूव ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। इट रिमूव ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, बाय बर्थ जो भी प्रिविलेजेस मिला हुआ था ये सबको उसने रिमूव कर दिया। एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हो गए, इक्वल कर दिए गए। एंड सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी, और राइट टू प्रॉपर्टी को उसने सिक्योर किया कि राइट टू प्रॉपर्टी लोगों के पास रहेगा। ये पहला सुधार है। देन इट सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी। जिस रीजन को उसने एक्वायर किया था, लाइक डच रिपब्लिक हो गए, स्विट्जरलैंड हो गए, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इन सभी जगहों पर उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को सिंप्लीफाइड कर दिया। इन सभी जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। ये सुधार हुआ। देन ही एबोलिश फ्यूडल सिस्टम देयर, देखिए वहाँ पर उसने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम आपको याद होना चाहिए, जो फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइडेड था उस डिवीजन को ही फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि इन सभी जगहों पर फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया एंड फ्रीड प्रिजन फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज। और किसानों को सर्फडम, स्लेब से, किसान जो स्लेब बने हुए थे तो सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज एक तरह का टैक्स देना पड़ता था, उससे किसानों को आज़ादी दिलवा दी। कितनी अच्छी बात है। प्रशासनिक सुधार कर रहा है, कौन कर रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा है। देन गिल्ड सिस्टम वेयर रिमूव इन टाउन, शहरों में जो गिल्ड सिस्टम बना हुआ था, ट्रेडर के द्वारा गिल्ड सिस्टम बनाए गए थे शहरों में, और एक गिल्ड सिस्टम से दूसरे गिल्ड सिस्टम में अगर आप इंटर करिएगा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड को बाधित कर रहा था। तो शहरों में जो गिल्ड सिस्टम था उस गिल्ड सिस्टम को भी रिमूव कर दिया। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर रिमूव, और शहरों में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने क्या कर दिया, इम्प्रूव कर दिया, सुधार दिया। ये बहुत अच्छी बात थी नेपोलियन बोनापार्ट के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट, मैं फिर से बोलता हूं कि जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि नेपोलियन बोनापार्ट प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है। तो ये सब उसका प्रशासनिक सुधार है। और इसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म लॉज। इसका फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि यूनिफॉर्म लॉज है। स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर सिस्टम, वेट्स और मेजर सिस्टम क्या हो गए, स्टैंडर्ड हो गए। अब सभी जगह वेट्स और मेजर सिस्टम एक है, वेट एक है, मेजरमेंट वाली जो यूनिट यूज किया जा रहा है वो एक है। एंड कॉमन नेशनल करेंसी, और नेशनल करेंसी कॉमन है, विच फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। एंड कॉमन नेशनल करेंसी है जो फैसिलिटेट कर रहा है, सुविधा दे रहा है, किसके लिए, मूवमेंट एंड एक्सचेंज के लिए सुविधा दे रहा है, किसका, गुड्स एंड कैपिटल का, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। This is the Napoleonic Code. This is the Napoleonic Code कह लीजिए या सिविल कोड ऑफ 1804 कह लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन व्हाट वाज नेपोलियनिक कोड या व्हाट वाज सिविल कोड ऑफ 1804 नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये जो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट था,
ये स्टेटमेंट आपको दे देगा और आपसे बोलेगा कि एग्जामिन दिस स्टेटमेंट, आप इस स्टेटमेंट को एग्जामिन करो, तो पॉइंट वही लिखने हैं। पॉइंट आपको जो है से कि ये सभी पॉइंट लिखना है, जो आप नेपोलियनिक कोड में जो पॉइंट याद कर रहे हो उसी पॉइंट को वहाँ पर लिखना है। लेकिन क्वेश्चन आपको थोड़ा ट्रिकी देगा, याद किए हुए रहिएगा लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा नहीं तो आप आंसर नहीं कर पाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। However, in the areas captured, the reaction of the local to French rule was mixed। हालांकि जिस एरिया को उसने कैप्चर किया था उस एरिया में जो रिएक्शन है लोकल पीपल का, वो रिएक्शन काफ़ी मिक्स्ड है। मतलब कहीं पॉजिटिव रिएक्शन है तो कहीं निगेटिव रिएक्शन भी है। इनिशियली इन मेनी प्लेसेस, शुरुआती दौर में अगर आप देखते हो तो कई सारे प्लेसेस में फ्रेंच आर्मी वेयर वेलकम एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच आर्मी को स्वागत किया जा रहा है मानो जैसे हार्बिंगर, अग्रदूत। किसके अग्रदूत है? लिबर्टी के अग्रदूत है, फ्रीडम के अग्रदूत है। तो शुरुआती दौर में फ्रेंच आर्मी को स्वागत किया जा रहा है जैसे मानो वो लिबर्टी के अग्रदूत हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बट इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी बिकॉज, लेकिन शुरुआती दौर का जो उत्साह था बहुत ही जल्द हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया, नाराज़गी में कन्वर्ट हो गया। और नाराज़गी में क्यों कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। Like here it is said that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट बनाए गए हैं वो उतना ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दे रहा जितनी कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी। जो एक्सपेक्टेशन रखे थे, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उनको उतना पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रहा है। देन न्यू टैक्सेस वेयर इंक्रीज, नए टैक्सेस को इंक्रीज कर दिए गए, नए टैक्सेस उन पर इम्पोज कर उसको बढ़ा दिया गया। फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल इनटू फ्रेंच आर्मी टू कंकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप, और लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भर्ती किया जा रहा है ताकि यूरोप के दूसरे हिस्सों को क्या किया जाए, कैप्चर किया जाए। पीपल वेयर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ बिकॉज ऑफ सेंसरशिप। इसके साथ साथ उन लोगों पर सेंसरशिप इम्पोज कर दिया गया, और सेंसरशिप इम्पोज करने के कारण लोग अपने व्यूज़ को पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। सेंसरशिप आपको पता ही होगा, आज के समय में सेंसर बोर्ड है इंडिया में। कोई भी फिल्म रिलीज होता है तो रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड उसको चेक करता है कि फिल्म में जो भी वीडियो क्लिप्स है वो सोसाइटी के लिए सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं रहता है तो उस वीडियो क्लिप को कट कर दिया जाता है। तो उस चीज़ को ही क्या बोला जाता है, सेंसरशिप बोला जाता है, कि पहले पब्लिक के सामने लाने से पहले एक बार क्रॉस चेक करना। तो वहाँ पर जो सेंसरशिप इम्पोज किया गया है वो रिटेन चीज़ पर इम्पोज किया गया है, ठीक है ना, वो फिल्म वाला नहीं है। वहाँ पर रिटेन चीज़ों पर सेंसरशिप इम्पोज कर दिए गए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग इस पूरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच।